हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इन सब में तुमने ढेरों सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम कुछ भी खुद से सीख सकते हो। नई स्किल, नया करियर, नई लैंग्वेज, यहाँ तक कि पूरी नई लाइफ। और मज़ेदार बात यह है कि किसी भी कॉलेज या स्कूल में यह सब्जेक्ट ऑफिशियली पढ़ाया ही नहीं जाता। और इस सब्जेक्ट का नाम है सेल्फ लर्निंग, यानी खुद को खुद सिखाने की साइंस। सोच के देखो, अगर तुम्हें हर नई चीज के लिए टीचर, कोच, इंस्टीट्यूट का इंतजार ना करना पड़े और तुम खुद तय कर सको कि कब, क्या, कैसे और कितनी गहराई तक सीखना है, तो तुम्हारा करियर कैसा दिखेगा, तुम्हारी इनकम कैसी दिखेगी और सबसे जरूरी तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें कैसा महसूस होगा। सच ये है कि आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा वैल्यू है तुम्हारी लर्निंग सिस्टम की। जिन लोगों ने खुद से सीखना सीख लिया वही तेजी से शिफ्ट कर पाते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब पर, एक स्किल से दूसरी स्किल पर, एक लाइफ लेवल से दूसरे लेवल पर। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग अब भी उसी पुराने मॉडल में फंसे, जहां कोई ऊपर से सिलेबस बनाता है, कोई तुम्हें नंबर देता है और तुम बस इंतजार करते रहते हो कि कोई तुम्हें इजाजत दे, अब तुम सीख सकते। तो असली सवाल ये नहीं कि तुम कितना पढ़े लिखे हो, असली सवाल ये है कि क्या तुमने खुद से सीखना सीखा है या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो आने वाले सिस्टम तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। लेखक पीटर हॉलिन्स के वो प्रिंसिपल जो तुम्हें अपने दिमाग के टीचर बना देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग। अगर मैं तुमसे कहूँ कि अब तुम्हारी लाइफ में असली टीचर कोई स्कूल, कॉलेज या कोच नहीं बल्कि तुम खुद हो, और अगर तुमने सही तरीके से सेल्फ लर्निंग से उन प्रिंसिपल को समझ लिया तो डिग्री चाहे जो हो तुम कभी रुक नहीं जा पाओगे, ना स्किल में, ना इनकम में, ना ग्रोथ में। जरा पीछे जाओ अपने स्कूल के दिनों में। क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, टीचर की आवाज, घंटी की टन टन और बस की खिड़की से आती धूप। उस समय तुम्हें शायद लगा होगा जिस दिन ये सब खत्म होगा उसी दिन पढ़ाई से आजादी मिल जाएगी। लेकिन आज जब तुम असली दुनिया में हो, जॉब, बिजनेस, फैमिली, इन सब प्रेशर से एहसास होता है कि असल गेम तो अब शुरू हुआ है, जहाँ जो तेजी से सीखता है वही आगे निकलता है। लेकिन अब कोई टीचर नहीं है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है और कोई रिपोर्ट कार्ड भी नहीं है। यहीं से सवाल उठता है, क्या मैं खुद को खुद सिखा सकता हूँ, और अगर हाँ तो कैसे। अपनी शुरुआती दिनों की पढ़ाई का सीन याद कर। तुम्हें बताया जाता था क्या पढ़ना है, कब एग्जाम है, किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आएंगे। अब जरा आज के टाइम को देखो, इंटरनेट पर लाखों कोर्स, वीडियो, आर्टिकल, पॉडकास्ट, किताबें, इतनी ज़्यादा जानकारी की दिमाग उल्टा खाली महसूस करने लगता है। समस्या क्या है, इतने सारे ऑप्शन कि शुरू कहाँ से करें समझ ही नहीं आता। कुछ नया शुरू करते हो तो 2-3 दिन के बाद मोटिवेशन गिर जाता है। कभी गिल्ट होता है, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, टाइम बर्बाद कर दिया। और अगर स्कूल में कभी तुम्हें धीमा, कमजोर या ज़्यादा सवाल पूछने वाला कहा गया हो तो सेल्फ लर्निंग शुरू करने से पहले ही अंदर से आवाज आती है, मुझसे ये नहीं हो। हमारी परंपरागत शिक्षा ने हमें कुछ अच्छी चीजें दी, बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन, लेकिन साथ में ये भी सिखा दिया कि किसी और की परमिशन के बिना मैं सीखने लायक नहीं हूँ। और यही गिल्ट और डर सेल्फ लर्निंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेखक पीटर हॉलिन्स यहाँ ऑटोडायडेक्ट माइंडसेट के बारे में बताते हैं। ऑटोडायडेक्ट मतलब वो इंसान जो खुद पर अपना टीचर बनाता है, जो तय करता है मैं क्या सीखूंगा, कहाँ से सीखूंगा, किस स्पीड से सीखूंगा और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा। इस माइंडसेट के कुछ कोर प्रिंसिपल है। फर्स्ट, अपनी जिज्ञासा को अपना लीडर बनाओ। बाहर के सिलेबस नहीं, अंदर की क्यूरियोसिटी तुम्हें गाइड करेगी। सेकंड, मेरे पास अच्छा कॉलेज नहीं है, मेरे पास अच्छे संसाधन नहीं है, ये कहने की जगह ये कहना शुरू करें कि मेरे पास इंटरनेट है, किताबें हैं, मेंटर्स के इंटरव्यू हैं। थर्ड, खुद से सवाल पूछो, मुझे क्या पढ़ाया जाएगा वाले माइंडसेट्स हैं, मुझे क्या सीखना है और क्यों सीखना है वाला माइंडसेट बिल्ड करो। यहाँ पर ट्रेडिशनल एजुकेशन की लिमिट्स को समझना भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर डर के साथ मोटिवेट किया जाता है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, पीछे रह जाओगे, जिसके कारण क्रिएटिविटी पर लिमिट लग जाती है। सिलेबस से बाहर सोचने के लिए मना किया जाता है और कई बार तो एक धारणा बन जाती है कि जिसके पास डिग्री है वही सही है। लेकिन सेल्फ लर्निंग इससे बिल्कुल उल्टी दिशा में है। तुम गहराई में जा सकते हो जितना तुम चाहते हो। तुम खुद ये तय कर सकते हो कि तुम्हें
तेजी के साथ आगे बढ़ना है या धीमे धीमे आगे बढ़ना है। सेल्फ लर्निंग में तुम लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाते हो। पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रहती। लेखक यहाँ एक सक्सेस पिरामिड के बारे में बताते हैं कि सीखना एक इमारत की तरह है। सबसे ऊपर है लर्निंग, यानी असली पढ़ाई समझ में आना, चीजें याद रखना, स्किल का आना, रिजल्ट मिलना। लेकिन ध्यान रहे, ऊपर वाली मंजिल तभी बनती है जब नीचे की 2 मंजिल मजबूत हो। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस, यानी अंदर की वो आवाज कि मैं सीख सकता हूँ। अगर तुम शुरू करने से पहले ही ये मान लो कि ये मेरे बस का नहीं, दूसरे लोग स्मार्ट है, मैं नहीं, मैं जल्दी भूल जाता हूँ, तो दिमाग लर्निंग मोड में आएगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस अपने दिमाग को ये यकीन दिलाता है कि मैं सीख सकता हूँ, मेरे लिए सीखना संभव है। और जब दिमाग ये मान लेता है कि मैं सीख सकता हूँ, तभी वो जानकारी को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। ज्यादातर लोग सीधा लर्निंग पर कूद जाते हैं, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस और सेल्फ मैनेजमेंट इतना कमजोर होते हैं कि बीच में ही टूट जाते हैं। सेकंड, सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज को सही तरीके से संभालना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। राहुल एक कॉलेज सेंटर में काम करता है। शिफ्ट होने के बाद वो थका हुआ सा घर जाता है। हल्की सी घर में ट्यूबलाइट की रोशनी, टेबल पे पुराना सा लैपटॉप। वो सोचता है मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी ताकि फ्रीलांस का काम कर सकूं। पहले वो रैंडमली वीडियो देखने लगता है, कभी एड्स, कभी SEO के बारे में, कभी सोशल मीडिया, और 3 दिन बाद उसका दिमाग इंफॉर्मेशन के ओवरलोड से भर जाता है और वो खुद को बोलता है ये मेरे बस की बात नहीं। वो फिर अपनी अप्रोच बदलता है। वो पहले लिखता है मैं 3 महीने में बेसिक डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ। वो फिर 2 अच्छे कोर्स चुनता है, उनके लिए रोज के 45 मिनट तय करता है और छुट्टी के दिन सिर्फ रिवीजन करने का प्लान करता है। 2 महीने बाद वो देखता है कि वो अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेने लगा है। उसने ना कॉलेज बदला ना डिग्री बदली, बस सेल्फ लर्निंग का सिस्टम बदल दिया। इस अध्याय में लेखक की मूल सिर्फ ये है। 20वीं सदी में नॉलेज अक्सर बंद कमरों में ली जाती थी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, लेकिन 21वीं सदी ने इंटरनेट के माध्यम से नॉलेज का गेट खोल दिया है। अब हर फील्ड में सेल्फ लर्निंग की जा सकती है। यहाँ फर्क अब रिसोर्सेज का नहीं, माइंडसेट का है। क्या तुम खुद को ऑटोडाइडेक्ट मानने को तैयार हो? लर्निंग सक्सेस पिरामिड हमें याद दिलाता है कि बिना कॉन्फिडेंस और सेल्फ मैनेजमेंट के कोई भी कोर्स, किताब, ट्यूशन ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। लेखक कहते हैं कि आर्ट्स हो या साइंस, दोनों सेल्फ लर्न किए जा सकते हैं, बस अप्रोच अलग होनी चाहिए। हाँ, फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स में स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलता है, लेकिन क्रिएटिव फील्ड में फीडबैक और प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। और हाँ, सेल्फ लर्निंग कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल और हैबिट है जो तुम आज से बनाना शुरू कर सकते हो। एक सवाल आपके लिए, अगर आज से तुम्हारे लिए कोई स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कुछ भी अस्तित्व में होते ही नहीं और तुम्हें खुद अपना टीचर बनना पड़ता, तो तुम सबसे पहले क्या सीखना शुरू करते और क्यों? और सवाल ये है कि जब तुमने ये तय कर लिया है कि क्या सीखना है, तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन से तुम दोस्ती कैसे करोगे, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2 इंटरेक्शन विद इंफॉर्मेशन। क्या फर्क है उस इंसान में जो वही किताब पढ़कर बोर हो जाता है और उस इंसान में जो उसी किताब से अपनी पूरी लाइफ की दिशा बदल देता है? ज्यादातर लोग किताब नहीं, किताब से अपना इंटरेक्शन कैसे बनाते हैं उस पर निर्भर करता है। इंटरेक्शन यानी किसी जानकारी को पढ़ना नहीं, बल्कि उसके साथ कुछ करना, उसका सही इस्तेमाल करना, उसका इंटरेस्ट तय करता है। सोचो, तुमने एक नई फील्ड चुन ली, मान लो तुमने न्यूरो साइंस, हिस्ट्री या स्टॉक मार्केट या मार्केटिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हो और इंटरनेट खोलते ही 100-200 रिसोर्सेज सामने आ जाते हैं। कई सारी PDF, वीडियो, ब्लॉग, नए कोर्सेज, और तुम्हें लगता है वाह कितना नॉलेज है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि मेरे पास कितनी इंफॉर्मेशन है, असली सवाल ये है मैं इस इंफॉर्मेशन के साथ कैसे डील कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इंटरेक्शन गलत है तो बेस्ट बुक भी तुम्हारे लिए बेकार है, और अगर इंटरेक्शन सही है तो एवरेज मटेरियल से भी तुम कमाल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सम्राट नाम का एक व्यक्ति है जिसे आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। वो एक्साइटेड होकर एक साथ 5 भारी भरकम किताबें डाउनलोड कर लेता है। पहला अध्याय खोलते ही भारी भरकम लैंग्वेज देखते ही, टेक्निकल वर्ड देखते ही, लंबे लंबे पैराग्राफ देखते ही उसका दिमाग चकराने लगता है। उसे थकान, फ्रस्ट्रेशन और अंदर से एक आवाज आती है, शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, शायद सेल्फ लर्निंग मेरे बस की बात नहीं। लेकिन असल दिक्कत क्या थी? असल दिक्कत थी उसने लेवल नहीं देखा, सीधे
एक्सपर्ट मटेरियल पर कूद पड़ा। उसने किताब को ऐसे पढ़ने की कोशिश की जैसे कोई स्टोरी पढ़ रहा हो, बस लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते जाओ। उसने इंफॉर्मेशन से कोई सवाल नहीं पूछा, उसने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई नोट्स नहीं बनाए, उसने नोट्स के कोई सिस्टम नहीं देखा। यानी प्रॉब्लम उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी, प्रॉब्लम था उसका इंटरेक्शन का, उन किताबों से उसके जुड़ाव का। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ लर्निंग का असली जादू, कि तुम इंफॉर्मेशन से कैसे बात करते हो। जब तुम उस किताब की इंफॉर्मेशन से एक दोस्त की तरह क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बात करते हो एक सिंपल सिस्टम में, तो वो किसी भी टेक्स्ट बुक को तुम्हारे लिए हजम करने लायक बना देता है। वो तुम्हारे लिए ऐसा बना देता है कि तुम एक्सेप्ट कर पाते हो। उसके लिए लेखक 5 स्टेप फॉलो करने की सलाह देते हैं। फर्स्ट, सर्वे। पहले पूरी किताब नहीं, बस चैप्टर को ऊपर ऊपर से देखो, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, डायग्राम, बोल्ड वर्ड्स, जिससे दिमाग को एक मैप मिल जाता है। सेकंड, क्वेश्चन। हर हेडिंग को सवाल में बदलो कि इस हेडिंग की इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे होता यह है कि दिमाग अब पढ़ नहीं रहा है, वो जवाब ढूंढ रहा है। थर्ड, अब धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन हर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद खुद से पूछो कि मैंने अभी क्या समझा। फोर्थ, रिसाइट। किताब को बंद करो और अपनी लैंग्वेज में 2 से 3 लाइन में लिखो और लिखते टाइम बोलते हुए दोहराओ कि मैंने अभी क्या क्या पढ़ा। 5, चैप्टर खत्म होने के बाद अपने नोट्स देखो, अपने मेन आइडियाज पर नजर डालो और कनेक्शन ढूंढो। इससे होता यह है कि तुम सिर्फ पैसिव रीड नहीं करते, तुम इंफॉर्मेशन से एक्टिव कनेक्शन करने लगते हो। लेखक इंफॉर्मेशन से डील करने का दूसरा तरीका सुझाते हैं, कॉर्नेल नोट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक सिंपल लेआउट है, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा है। पन्ने को 3 हिस्सों में बांट लो। नोट्स बनाते समय अगर हम सब कुछ एक ही जगह लिख देते हैं तो बाद में पढ़ते समय दिमाग उलझ जाता है और समझ ही नहीं आता कि कौन सी बात सबसे जरूरी है, क्या याद रखना है और क्या सिर्फ पढ़ने के दौरान आया था। इस समस्या को दूर करने के लिए पेज को 3 हिस्सों में बांटने वाला तरीका सबसे प्रभावी माना जाता है, जिसे कॉर्नर नोट्स मेथड कहते हैं। इस तरीके में हम पूरे पन्ने को 3 हिस्सों में बांटते हैं और हर हिस्सा अलग काम करता है। इससे पढ़ाई का समय कम लगता है, रिवीजन बहुत आसान हो जाता है और जो सीख है वो लंबे समय तक याद रहता है। सबसे पहले आता है मेन नोट्स वाला सेक्शन। ये पेज का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, आमतौर पर बीच या बाईं तरफ। यहाँ हम लेक्चर, टीचर की एक्सप्लेनेशन, किताब या वीडियो में बताई गई महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। इसमें डेफिनेशन, फॉर्मूला, स्टेप, डेट्स, एग्जाम्पल, जो भी सिखाया जा रहा है वो सभी लिखते हैं। इस हिस्से का काम है सीखने के दौरान दिमाग में जो आ रहा है उसे पकड़ना और पेज पर उतार देना। दूसरा हिस्सा है क्यूज। ये पेज के किनारे होता है और इसमें बहुत कम शब्द लिखे जाते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स, छोटे आंसर या टॉपिक के नाम। इसका मकसद है बाद में रिवीजन करते समय पूरा पेज पढ़ना न पड़े, सिर्फ किनारे के कीवर्ड्स या क्वेश्चन देखकर याद आ जाए कि मेन नोट्स में क्या लिखा है, यानी क्यूज। कई ये बात दिमाग को ट्रिगर देने का काम करता है ताकि याददाश्त जल्दी एक्टिव हो जाए। तीसरा हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है समरी। पेज के बिल्कुल नीचे यहाँ सिर्फ 4 से 5 लाइनों में अपनी भाषा में बताना होता है कि पूरे पेज का मतलब क्या है। समरी में सिर्फ इतना लिखना है, आज इस पेज पर जो पढ़ा और लिखा उसकी असली सीख क्या थी, कि वो किस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था और उसे भविष्य में कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि दिमाग सीखी गई चीज को गहराई से प्रोसेस करके मेमोरी में पक्का जमा लेता है। और इसका फायदा ये होता है कि तुम्हारा दिमाग जानकारी को एक डैम्पल ग्राउंड की तरह नहीं, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की तरह देखता है। जब तुम खुद से पूछते हो ये बात सही क्यों है, तभी असली समझ पैदा होती। इसे कहते हैं एलिबरेटिव इंट्रोगेशन, यानी बार बार क्या ही नहीं, बार बार क्यों को पूछना। इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। जब तुम पढ़ते हो और क्वेश्चन आंसर करते हो तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि बस यकीन मत करो, अपने आप से पूछो क्यों। क्योंकि पहले सर्वे से ब्रेन को मैप मिलता है, क्वेश्चन से फोकस तय होता है और रिसाइट से मेमोरी मजबूत होती है। और यही सेल्फ टॉक तुम्हारे दिमाग में नए कनेक्शन बना देता है। इस अध्याय में लेखक ये 5 सीख देते हैं। फर्स्ट, कि सेल्फ लर्निंग ज्यादा पढ़ने का नाम नहीं है, ये सही इंस्ट्रक्शन का गेम है। सेल्फ लर्निंग का मतलब है कि तुम पढ़ी गई जानकारी का क्या करते हो, उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। जैसे सवाल पूछना, अपने शब्दों में उसे समझना, नोट्स बनाना और नए नए एग्जाम्पल ढूंढना। और जो यही इंस्ट्रक्शन दिमाग को एक्टिव मोड में लाता है और याददाश्त को मजबूत बनाता है। इसलिए लर्निंग की सफलता
पढ़ाई की मात्रा पर नहीं बल्कि पढ़ाई से तुम कैसे जुड़ते हो इस पर निर्भर करती। सेकंड, सेल्फ लर्निंग में अक्सर लोग अपनी क्षमता से अधिक लेवल की किताब चुन लेते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। पहले आसान और शुरुआती लेवल की किताबें लें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। और किताब को मजे के लिए पढ़ने की चीज न समझे, इसे मिशन की तरह पढ़ें, यानी लक्ष्य के साथ नोट्स बनाते हुए और सीखी हुई बातों को अपने जीवन में लागू करने के इरादे के साथ पढ़ें, और यही पढ़ाई को असरदार बनाता है। थर्ड, पढ़ाई शुरू करने से पहले किताब से दोस्ती करने का तरीका जो हमें बिना उलझे पढ़ने में मदद करता है। पहले किताब को ऊपर से देखो, जैसे मैप, फिर सवाल बनाओ, उसके बाद ध्यान से पढ़ो और फिर जो समझा उसे बोलकर या लिखकर दोहराओ और आखिर में दोबारा देखो। इस प्रोसेस से पढ़ाई एक साफ दिशा में चलती और दिमाग को क्विकली समझने में आसानी होती, याद रखने में मदद मिलती और ये पढ़ाई को भारी नहीं स्मार्ट बना देता। फोर्थ, दिमाग के लिए साफ और संगठित स्ट्रक्चर बनाओ। इस सिस्टम में पेज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, मेन नोट, क्यूज और समरी। इससे पढ़ाई के दौरान फोकस बना रहता है और बाद में रिवाइज करने के लिए पूरी कॉपी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ कीवर्ड्स और समरी देखकर पूरा चैप्टर याद आ जाता है। यह तरीका दिमाग को साफ और संगठित रूप से सीखने में मदद करता है। 5, जब तुम किसी चीज को अपने शब्दों में समझते हो, सवाल पूछते हो ये ऐसा क्यों है, और कोशिश करते हो कि इसे किसी दूसरे से तरीके से आसान भाषा में कैसे सीखा जा सकता है, तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ समझ आया और कहाँ कमी रह गई, और ये दिमाग को गहराई से सोचने पर मजबूर करती। इससे पढ़ाई रटने वाली नहीं समझने वाली बन जाती और यही असली सीख है। एक सवाल आपके लिए, तुम अभी जो भी पढ़ रहे हो, स्कूल की किताब, किसी एग्जाम का सब्जेक्ट या कोई सेल्फ हेल्प बुक, क्या तुम बस उसे खत्म करना चाहते हो या सच में समझकर अपने जीवन में अपनाना चाहते हो? अब तुमने ये समझ लिया है कि इंफॉर्मेशन से स्मार्ट इंटरेक्शन कैसे किया जाता है, लेकिन एक और बड़ा सवाल बाकी, मैं तेज कैसे पढूं और फिर भी ज्यादा याद कैसे रख सकता हूँ, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, रीड फास्टर एंड रिटर्न मोर। अगर तुम आज जैसे रीडिंग स्पीड से ही पूरी जिंदगी किताबें पढ़ते रहे तो शायद आधे सपने भी किताबों के पन्नों में ही बंद रह जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ कुछ सिंपल तरीकों से तुम अपनी रीडिंग स्पीड 2 गुनी कर सको और याद भी पहले से ज्यादा रहे, तो सोचना तुम्हारी लाइफ कितनी तेजी से बदल सकती। सेल्फ लर्निंग का पूरा खेल एक चीज पर टिका हुआ है कि तुम कितनी सहजता और तेजी से पढ़ सकते हो। किताब, आर्टिकल, रिसर्च, नोट्स, ईमेल, रिपोर्ट, हर जगह तुम्हें वर्ड्स ही मिलेंगे। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि मैं जैसे पढ़ता हूँ बस वैसे ही हूँ। रीडिंग कोई स्किल थोड़ी ना है, ये तो हो ही जाती। लेकिन ये अध्याय एक सच से पर्दा हटाता कि रीडिंग भी एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी अपग्रेड किया जा सकता है। मतलब साफ है, तुम चाहो तो एक ही टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हो और ऊपर से ज्यादा याद भी रख सकते हो। ज्यादातर लोगों की स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल होती है कि 2-3 पेज पढ़ने के बाद दिमाग थकने लगता है, कंसंट्रेशन टूट जाता है, एक ही पैराग्राफ बार बार पढ़ना पड़ता है। कई बार तो भूल जाते हैं अभी क्या पढ़ा था, बीच में मोबाइल उठा लेते हैं और नोटिफिकेशन देखने लगते हैं और फिर फ्लो टूट जाता है। कुछ लोग तो बहुत ही स्लो रीडर होते हैं, उन्हें लगता है ये मेरी फितरत है, मैं तेज पढ़ ही नहीं सकता, और ये एक हिडन हैबिट भी होती है। सब वोकलाइजेशन, यानी तो मन ही मन एक वर्ड को ऐसे बोलते हो जैसे जुबान से पढ़ रहे हो। ये प्राइमरी स्कूल की आदत है जहाँ हमें जोर से स्पेलिंग पढ़ाना सिखाया गया, लेकिन बड़े होने पर ये आदत बदली नहीं, तो ये स्पीड वहीं की वहीं अटक जाती। मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दिमाग स्लो है, बस तुम्हारा रीडिंग सिस्टम पुराना है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर कि कैसे हम तेज भी पढ़े और रिटेन भी करें। फर्स्ट, रीडिंग स्पीड का सच। एक औसत व्यक्ति लगभग 250 से 300 वर्ड पर मिनट में पढ़ता है, लेकिन कुछ ट्रेनिंग के साथ कोई इंसान 400 से 500, यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा स्पीड तक जा सकता है और कॉम्प्रिहेंशन भी मेंटेन कर सकता है, यानी उन्हें समझ भी सकता है। स्पीड और अंडरस्टैंडिंग दुश्मन नहीं है, बस तुम्हें स्मार्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। सेकंड, सब वोकलाइजेशन कम करना। सब वोकलाइजेशन यानी जब तुम मन ही मन हर वर्ड की साउंड को रिपीट करते हो, और असली प्रॉब्लम यही है कि तुम्हारा दिमाग मीनिंग पकड़ने से ज्यादा साउंड को रिप्रोड्यूस करने में ज्यादा बिजी हो जाता है। इसे कैसे कम करें, इसे समझते हैं। बस छोटे छोटे वर्ड्स ग्रुप देखने की आदत डालो, एक एक शब्द नहीं, पूरे फेस को एक इमेज की तरह देखो। कभी कभी अपने दिमाग में हल्का सा बैकग्राउंड हम या काउंटिंग चलाओ।
ताकि पूरा फोकस साउंड बोलने पर न रहे बल्कि अर्थ पकड़ने पर रहे। अपनी उंगली या पेन के माध्यम से जिस वर्ड को पढ़ रहे हो उसे पैरेलल चलाओ ताकि आईज फ्लो में रहे और हर वर्ड पर रुकना कम हो। थर्ड, आईज ट्रेनिंग। हमारी आंखें पढ़ते समय जिग जैग पैटर्न में चलती है। अगर ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा हो तो पढ़ने की स्पीड खुद ब खुद कम हो जाती है। इस मोमेंट को कम करने की बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है कि लाइन की शुरुआत और आखिर में हर बार सबसे पहले और आखिरी वर्ड्स को प्रिसाइजली देखने की जरूरत नहीं। थोड़ा अंदर से आइज को स्टार्ट करो और अंदर ही खत्म करो। बीच के छोटे छोटे वर्ड अपने आप पढ़ने के जद में आ जाएंगे। कभी कभी प्रैक्टिस करो एक्सरसाइज की। बिना सर हिलाए आंखों को दाएं बाएं मूव करो जैसे तुम अदृश्य लाइनें पढ़ रहे हो। जब तुम ये सब करते हो तो तुम्हारी आंखों को कम मेहनत में ज्यादा कैप्चर करने की आदत हो जाती है। फोर्थ, हर टेक्स्ट एक जैसा नहीं होता। कुछ जगह पर तुम्हें डिटेल में जाना होता है और कुछ जगह पर बस तुम्हें ओवरव्यू चाहिए। वहां तुम्हें स्ट्रेटेजिक स्किमिंग का प्रयोग करना है। ये तय करना कि कहाँ सिर्फ हेडिंग्स, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन पढ़नी है और जहां पर एग्जाम्पल्स को छोड़ सकते हो वो भी तय करो और कहां पर पूरी थ्योरी में अंदर तक घुसना है ये भी तय करो। इस तरह तो तुम बेकार वर्ड्स में फंसोगे नहीं, सीधे सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाले हिस्से पर आ जाते हो। इससे तुम्हारी एनर्जी बचती है और एनर्जी सही जगह पर लगती है। 5, तेज पढ़ना सिर्फ टेक्निक नहीं है, फोकस भी है। पढ़ते समय 5 से 15 मिनट का टाइमर लगाओ। तय करो मैं अभी इतने पेज कवर करूंगा। उस बीच में फोन को पूरी तरह से बंद कर दो, कोई नोटिफिकेशन नहीं। इसे एक गेम की तरह बना दो और फिर तय करो और पूछो एक पेज पढ़ने के बाद कि मैंने इसमें क्या पढ़ा और जवाब साफ आ रहा है तो तुम सही रास्ते। पॉइंट 6, लेवल ऑफ रीडिंग। हर चीज एक ही लेवल पर नहीं पढ़ी जाती। मोर्टिनर एडलर के अनुसार रीडिंग के 4 लेवल होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्री। ये वही तरीका है जैसा हम बचपन में पढ़ते थे, बस लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, शब्द पहचान लेना और कहानी या जानकारी समझ लेना। इसमें गहराई से सोचना या सवाल पूछना जरूरी नहीं होता, बस जो लिखा है वही समझ में आ जाए, यही एलिमेंट्री रीडिंग है। सेकेंड, इंस्पेक्शनल। इस लेवल पर पूरी किताब डिटेल में नहीं पढ़ते बल्कि जल्दी जल्दी देखते हैं कि इसमें क्या है और ये हमारे काम की है या नहीं। हेडिंग्स, पहली और आखिरी लाइंस, समरी, डायग्राम, बोल्ड वर्ड्स देखकर ही रो आइडिया बना लेते हैं कि ये किताब या अध्याय उपयोगी है या नहीं। मतलब पूरा पढ़ने से पहले उसकी ताकत और दिशा समझ लेना। थर्ड, एनालिटिकल। ये असली सीखने वाला लेवल है जहाँ पढ़ते समय सवाल पूछे जाते हैं, ये क्या है, कैसे काम करता है, इसमें क्या एविडेंस है, और साथ ही साथ नोट्स बनाए जाते हैं, नए नए उदाहरण ढूंढे जाते हैं और आर्ग्यूमेंट को समझा जाता है। एनालिटिकल रीडिंग में दिमाग पूरी तरह से सक्रिय रहता है, सिर्फ पढ़ता नहीं है, समझता और जोड़ता भी है। फोर्थ, सिंटोपिकल। ये सबसे ऊंचा लेवल है जहाँ एक ही टॉपिक पर कई लेखकों की किताबें, आर्टिकल्स और रिसर्चेस को कंपेयर किया जाता है और सबको जोड़कर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है कि मेरे हिसाब से इस टॉपिक की असली सच्चाई क्या है। और ये लेवल रिसर्चर, थिंकर और डीप लर्नर का होता है जहाँ पर हम दूसरों के विचार इकट्ठा नहीं करते बल्कि अपने विचार बनाते हैं। अधिकतर लोग हर किताब को या तो सिर्फ एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ते हैं या थोड़ा एनालिटिकल लेवल पर और वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन स्मार्ट लर्नर जानता है कि किस किताब और अध्याय को किस लेवल पर पढ़ना है। इस अध्याय में लेखक यही समझाना चाहते हैं कि पढ़ना सिर्फ आंखों से शब्द देखने का काम नहीं है, ये एक स्किल है। और हाँ, अगर पढ़ते समय ध्यान भटकता रहे तो ये तकनीकें भी काम नहीं करती। इसलिए पढ़ने को 10 से 15 मिनट के छोटे स्टेप में बांटना और टाइमर लगाकर खुद को चैलेंज देना दिमाग को सक्रिय रखता है। और ये जानना कि मैंने अभी क्या पढ़ा है, और जब आप ये पूछते हैं तो दिमाग रिवॉर्ड महसूस करता है और पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि गेम जैसी लगने लगती और इससे स्पीड, फोकस और एनवायरनमेंट तीनों बढ़ते हैं। एक सवाल आपसे, क्या तुम आज तक अपनी रीडिंग को फिक्स्ड एबिलिटी मानकर जी रहे थे या ट्रेनेबल स्किल मानकर? अब तुमने ये सीख लिया कि किताबें तेज और स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ी जाती, लेकिन सेल्फ लर्निंग सिर्फ रीडिंग की स्पीड नहीं है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस स्किल और हैबिट्स की जो तुम्हें वास्तव में खुद को कुछ भी सिखाने लायक इंसान बना देती। चैप्टर 4, स्किल एंड हैबिट्स टू टीच योरसेल्फ एनीथिंग। ईमानदारी से सोचो, अगर तुम्हें कुछ भी सीखने की ताकत मिल जाए, नई लैंग्वेज, हाई इनकम स्किल, एग्जाम क्रैकिंग स्ट्रेटजी, और वो भी बिना किसी टीचर के, सिर्फ अपनी हैबिट्स और सिस्टम से, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग दिखेगी। ये अध्याय
ये नहीं पूछता कि तुम क्या सीखना चाहते हो, ये पूछता है कि तुम खुद को सीखने लायक इंसान बना रहे हो या नहीं। सेल्फ लर्निंग का पहला लेवल है इंफॉर्मेशन ढूंढना, लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है कि तुम जानकारी के साथ करते क्या हो। कुछ लोग जिंदगी भर रैंडम वीडियो, पोस्ट और बुक्स पढ़कर अपने आप को कंफ्यूज करते रहते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास सीखने की स्किल और सराहना देने वाली हैबिट्स नहीं होती। यह अध्याय कहता है अगर तुम ये स्किल सीख लो, प्लानिंग, गोल सेटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सही तरीके से रिसर्च और सेल्फ डिसीजन, तो तुम वास्तव में अपने आप को कुछ भी सिखा सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग सीखने में कहाँ अटकते हैं? वो तब अटकते हैं जब उनका धुंधला सा गोल होता है कि उन्हें कोडिंग सीखनी, कि उन्हें इंग्लिश इंप्रूव करनी है, पर उनके पास क्लियर प्लान नहीं होता। हाँ, कुछ दिन मोटिवेशन हाई तो रहता है, लेकिन जैसे ही 4-5 दिन का गैप लगता है फिर गिल्ट में डूब जाते हैं। और जब टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो दिमाग में कंफ्यूजन आता है और सोच लेते हैं शायद ये मेरे बस का नहीं, और रिसर्च करने बैठते हैं तो 20 तरह के टैब्स खोल लेते हैं, 10 तरह के ओपिनियंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी खुद की साफ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। और सबसे कॉमन गलती, सवाल नहीं पूछना, क्योंकि उन्हें लगता है अगर हमने सवाल पूछ लिया तो हम कमजोर दिखेंगे, या महसूस करते हैं कि सबको समझ आ गया बस मुझे ही नहीं आया, शायद मैं बेवकूफ हूँ। और जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी लर्निंग बाहर से बहुत बिजी दिखती है पर अंदर से स्लो होती। अब देखते हैं वो कोर स्किल जो तुम्हें सेल्फ थॉट की मशीन बना देता है। फर्स्ट, सही सवाल पूछने की स्किल। ये छोटी सी चीज हमारी बड़ी गलती दिखाती। हम क्रेडिट लेने से डरते हैं। सेल्फ लर्निंग के लिए तुम्हें ये सवाल बार बार पूछने होंगे, मैं अभी क्या नहीं समझ रहा, ये स्टेप क्यों किया जा रहा है, और इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। जितना ज्यादा तुम अपने कंफ्यूजन को जुबान या कागज पर लाओगे उतना ही तेजी के साथ तुम क्लियर होते जाओगे। सेकंड, प्लान, शेड्यूल और गोल्स के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन स्टाइल फॉर्मूला। बेंजामिन फ्रैंकलिन कोई मॉडर्न प्रोडक्टिविटी गुरु नहीं थे, पर उनका सिस्टम आज भी काम करता है। उन्होंने अपनी लाइफ में 13 वर्चुअल्स की लिस्ट बनाई, जैसे हॉनेस्टी, डिसीजन, इंडस्ट्री वगैरह। हर हफ्ते वो एक वर्च्यू पर फोकस करते और रोज ट्रैक करते कि आज उस एरिया में कैसा परफॉर्म किया। अब तुम इसे सेल्फ लर्निंग पर अप्लाई कर सकते। हर हफ्ते एक थीम बनाओ कि इस हफ्ते बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। रोज का छोटा सा चेकलिस्ट रखो कि आज 30 मिनट पढ़ा, कि आज कम से कम एक सवाल लिखा, और आज 3 पॉइंट्स को अपने शब्दों में समझा। प्लान और शेड्यूल तुम्हें इमोशनल मूड पर डिपेंड होने से बचाते हैं। थर्ड, स्मार्ट गोल्स। सिर्फ इतना कहना कि मुझे मैथ्स में अच्छा होना या मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है काफी नहीं। स्मार्ट फ्रेमवर्क ही इसे रियल बनाता है। इस फ्रेम को इस तरह से बनाएं, उसमें तय करें कि मुझे अगले 30 दिन में इतने अध्याय पूरे करने। मैं हर हफ्ते कम से कम 20 क्वेश्चन सोल्व करूंगा। ऐसे गोल ना बनाएं कि जो इम्पॉसिबल हो, हाँ थोड़े चैलेंजिंग हो, पर ऐसे हो जिन्हें निर्धारित समय में किया जा सके। और तय गोल तुम्हारे बिगर प्लान से जुड़ा हुआ हो, जैसे तुम्हारे एग्जाम, तुम्हारे कैरियर, तुम्हारी स्किल। इस तरह से जब तुम ऐसे गोल बनाते हो तो सेल्फ लर्निंग सिर्फ ड्रीम नहीं रहती, प्रोजेक्ट बन जाती है। फोर्थ, क्रिटिकल थिंकिंग। ये स्किल तुम्हें सिर्फ फैक्ट कलेक्ट करने से आगे ले जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है ये बात किस एंगल से सही है, इसके पीछे क्या प्रूफ है, कौन सी इम्प्रेशन छुपी हुई है, कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो इस बात को गलत साबित करे। जब तुम किसी टॉपिक पर एक से ज्यादा ओपिनियंस को पढ़ते हो, डिबेट जैसे सवाल अपने आप से पूछते हो, तब तुम खुद को सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोचने वाला इंसान बनाते हो। 5, रिसर्च प्रोसेस। लेकिन यह सिंपल प्रोसेस देते हैं जिसमें तुम किसी भी टॉपिक पर खुद से स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। फर्स्ट, पहले विस्तृत लेवल पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करो, आर्टिकल्स, वीडियो, बुक्स। सेकंड, फिल्टर। जो जानकारी तुम्हारे लिए उपयोगी है उसे अपने पास रखो, बाकी डाउट और कमजोर जानकारी या बेकार जानकारियों को हटा दो। थर्ड, अलग अलग जगह पर एक जैसी बात अगर बार बार दिखे तो वो कोर कंसेप्ट हो सकता है। फोर्थ, अपोजिट न्यूज को भी पढ़ो। सिर्फ वही मत पढ़ो जिसे तुम अभी तक मानते आ रहे हो, बल्कि उल्टी राय भी पढ़ो जिससे तुम्हारे बायस कमजोर होता है। 5, अब सबको मिलाकर अपने शब्दों में लिखो। मेरे हिसाब से ये टॉपिक क्या है, कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ लागू होता है। ये 5 स्टेप तुम्हारी जानकारी की भीड़ से निकालकर अपनी क्लैरिटी तक पहुंचाते हैं। लेखक सेल्फ थॉट के 6 पॉइंट में बताते हैं सेल्फ डिसिप्लिन और कंफ्यूजन सहने की ताकत। सेल्फ लर्निंग बहुत ही चमकीली नजर आती, काफी सारी किताबें, टेबल, मोटिवेशन, पर वास्तव में इसमें बहुत ही कंफ्यूजन, डाउट और बोर्डम भी होता है। और यहीं पर सेल्फ डिसीजन की पावर काम करती। जब दिमाग कहता है आज छोड़ दे और तुम बोलते हो
कि बस आधा घंटा पढ़ूंगा फिर देखूं। जब टॉपिक समझ नहीं आता तो तुम उसे छोड़कर इंटरटेनमेंट की तरफ नहीं भागते, बल्कि सवाल लिखते हो, दूसरी जगह से समझने की कोशिश करते हो। कंफ्यूजन से भागने के बजाय उसे कुछ देर सहने की आदत ही तुम्हें एवरेज लर्नर से अलग बनाती है, और लॉन्ग टर्म थिंकिंग तुम्हें याद दिलाती है कि आज की ये थोड़ी असहज लर्निंग मेरे फ्यूचर को बहुत ही कंफर्टेबल बनाएगी। और अगर तुम ये स्किल और हैबिट्स धीरे धीरे बिल्ड कर लो तो दुनिया की कोई भी किताब, कोर्स, स्किल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं रहेगी, बस एक अगला प्रोजेक्ट बन जाएगी। एक सवाल आपके लिए, तुमने आखिरी बार किसी स्किल को प्रोजेक्ट की तरह प्लान करके सीखा था, या बस मूड और मोटिवेशन के भरोसे चल पड़े थे? अब तुम्हारे पास सीखने की स्पीड, इंफॉर्मेशन से खेलने के तरीके और स्किल एंड हैबिट्स का एक पावरफुल टूल किट है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है कि इन सबको मिलाकर मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक मजबूत सेल्फ एजुकेशन सिस्टम कैसे बना सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग के सिस्टम को अपने जीवन में उतारना हो। और जब आप इसे उतार लेंगे और कुछ साल बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि मैंने अपना पूरा कैरियर, अपनी स्किल खुद अपने दिमाग की मदद से बनाया है, किसी एक डिग्री ने नहीं। मेरी सीखने की ताकत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो आज जो पहला छोटा स्टेप लोगे वही तुम्हारी जिंदगी का सेल्फ लर्निंग स्टोरी की शुरुआत होगा। और दोस्तों, इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हो, आपके जीवन में कुछ लर्निंग ऐड हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।